कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, जो आज की हमारी वीडियो है एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है गतिशीलता, कार्यनीतियाँ और परिणाम। और जो बुक का नाम है उसको MGP 7 भी बोलते हैं और इसका नाम है गांधी पश्चात हिंसक आंदोलन। और ये आपका चैप्टर 3 है। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस चैप्टर में आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले है परिचय। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें बता रहे हैं कि हमारे इतिहास में क्या है कि जो अहिंसक आंदोलन है, अहिंसक का इतिहास है, ये बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। परंतु जो अहिंसात्मक आंदोलन के इतिहास में महात्मा गांधी जी अहिंसा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि गांधी जी जो थे वो अहिंसात्मक के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो वही ये बता रहा है कि ये बहुत पुराना प्राचीन से चलता आ रहा है और इसमें जो गांधी जी है वो भी बहुत ज़्यादा सर्वाधिक प्रेरक व्यक्ति या फिर फेमस व्यक्ति भी आप बोल सकते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए, तभी उन्हें क्या विश्व में तथा विशेष रूप से भारत में उनकी अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। पूरे विश्व में तो कहा ही जाता है पर ख़ास तौर पे इंडिया में कहा जाता है, भारत में। आगे देखिए बोल रहे कि देश में, हमारा जो देश है उसमें अहिंसा के विचार तो थे परंतु उसकी जो कार्यनीतियाँ होती है नाम मात्र थी। मतलब कि अहिंसा के हम सोचते तो थे कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी, अहिंसा से रहना है, परंतु उसके जो कार्यनीति जो व्यवहार में होता है वो ना के बराबर था। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए तो बता रहे इसलिए जो गांधी जी है उन्होंने क्या किया कि अहिंसा के जो विचार होते हैं उसको कार्यनीति का विकास कर दिया। मतलब कि जो सब सोचते थे कि अहिंसा करेंगे, ये है वो है, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो गांधी जी ने उसको कार्य में लिया है, कार्यनीति व्यवहार में उसको लेके आ गए। इसलिए जो गांधी जी है उसको क्या बोला जाता है, इसलिए गांधी जी को पुजारी भी कहा जाता है अहिंसा का। नेक्स्ट देखिए आगे क्या बता रहे हैं। बोले गांधी जी को अहिंसा के द्वारा बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई है, आप सभी को पता है, तभी वो इतने फेमस भी हुए हैं। और देखिए सबसे पहला उपलब्धि क्या थी कि हमें स्वतंत्रता की सफलता मिली है ना, स्वतंत्रता के संघर्ष में सहायता मिली थी, क्योंकि वो अहिंसा से जो आंदोलन कर रहे थे तभी हमको स्वतंत्रता में सफलता भी मिली थी। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। और बोले जो सामाजिक बुराइयां होती है उससे समाज को मुक्ति भी मिली, जो समाज में बुराइयां होती है, लड़ाई झगड़ा ये सब, उससे भी मुक्ति मिली। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोले जो दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं ना, जो बहुत लंबे समय तक प्राप्त होने वाला लक्ष्य होता है, जो देर तक मिलता है, वो है प्रभावशाली शक्ति के रूप में कार्य किया जा सकता है। जो अहिंसक है ना, अहिंसक आंदोलन कह लीजिए, अहिंसकता बोल लीजिए, ये सब दीर्घकालीन जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हमको शक्ति प्रदान करता है, ये ऐसे बोलते हैं। आगे देखिए। पूरे गांधी जी ने ना इसका प्रयोग बहुत सारे कार्यों के लिए किया है, जैसे कि हम पढ़ेंगे। देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि विभिन्न कार्यों को अधिक धार्मिक और व्यवहारिक बनाने के लिए उन्होंने स्वयं को योग्य आयोजक, दृढ़ राजनीतिक रणनीतिकरण और सामाजिक दूरदर्शक के रूप में प्रमाणित किया। उन्होंने क्या किया कि अपने आप को उस योग्य बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे दृढ़ निश्चय जो लेते हैं लोग वो हुआ, राजनीतिक में राजनीतिकरण किया, ठीक है, राजनीतिकरण, उसमें सामाजिक दूरदर्शक मतलब वो हुए, तो मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और धार्मिक व्यवहारिक ये सब भी वो बने। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोले उन्होंने क्या किया, जो अहिंसात्मक कार्य होते हैं ना उसके सिद्धांत के रूप में सत्याग्रह का विस्तार किया। सत्याग्रह में भी उन्होंने ये सब बताया कि सत्य के लिए कैसे हम वो करते आग्रह होते हैं और कैसे हमको अहिंसक रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो बताई थी। तो वही इसमें बता रहे कि उन्होंने इस चीज़ का सिद्धांत को, अहिंसक के सिद्धांत को सत्याग्रह के रूप में विस्तार किया। और देखिए अगर आपको गांधी जी के बारे में और भी डीपली पढ़ना, उनका पूरा परिचय आपको जानना है कि उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से आंदोलन किए, तो मैंने गांधी जी के ऊपर पहले एक वीडियो बना रखी है, उसमें गांधी जी के विचार के ऊपर सारे हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और आगे देखिए अब इसमें आगे क्या बता रहे हैं। और बोले जो सत्याग्रह होते हैं ना वो व्यक्तिगत ना होकर वो विभिन्न राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि वो खाली व्यक्तिगत नहीं होते, विभिन्न जितने भी हमारे पास राजनीतिक उद्देश्य उन सबकी उससे प्राप्ति की जा सकती है। आगे देखिए इसमें आगे ऐसे बता रहे हैं कि गांधी जी के सत्य के लिए सत्य आत्म परिशुद्धता, मतलब आत्मा एकदम शुद्ध होनी चाहिए, रचनात्मक कार्यक्रम और शोषण तथा अन्याय का सक्रिय प्रतिरोध के प्रति प्रयास आदि आवश्यक है। वो बोलते हैं कि अगर आपको सत्याग्रह चाहिए, सत्य पे चलना है, तो देखिए क्या होता है सत्याग्रह के लिए, उसमें आपकी आत्मा पहली बात तो शुद्ध होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सेकंड वो बता रहे कि रचनात्मक कार्यक्रम में
क्या होता है कि शोषण नहीं करना चाहिए किसी का, अन्याय नहीं करना चाहिए किसी के साथ। ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो आप सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं, ये इसमें बताया गया है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे देखिए बोल रहे हैं कि अहिंसात्मक आंदोलन शस्त्र की लड़ाई के विकल्प के रूप में सार्वभौमिक और शक्तिशाली घटना रही है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए आगे क्या बता रहे हैं, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक सामाजिक प्रथा और विभिन्न प्रकार की सरकारों और उनके अधिकारों के प्रति अहिंसात्मक आंदोलन उनका सामना करने के लिए अभूतपूर्ण विकल्प है। ये बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की राजनीतिक हो, सामाजिक हो या किसी प्रकार के अधिकार आपको चाहिए तो अहिंसात्मक आंदोलन होता है वो बहुत एक अच्छा विकल्प है आपके लिए कि आप ये सब चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है गांधी के बाद अहिंसात्मक आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे कि गांधी जी के बाद अहिंसात्मक आंदोलन है किस प्रकार से हुआ। देखिए बोले गांधी जी के बाद अहिंसात्मक आंदोलन का जो परिवर्तन दिखाई देता है, बहुत तरीकों से दिखाई देता है, उसमें परिवर्तन आया है। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि गांधी जी के अहिंसात्मक सत्याग्रह के सिद्धांत का प्रभाव संपूर्ण विश्व पे पड़ा है, कि पूरे देशों हर देश पे पड़ा है इसका जो इसका प्रभाव है। आगे देखिए क्या होता है, गांधी जी के विचार का प्रयोग अहिंसात्मक आंदोलन ने अपने समाज, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन लाने के लिए किया। बोले कि उन्होंने क्यों किया इस आंदोलन का, जो भी है अहिंसात्मक आंदोलन ने किया वो सामाजिक या फिर राजनीतिक या आर्थिक जो संरचनाएं हैं उसमें परिवर्तन लाने के लिए किया, क्योंकि उसमें चेंज हो, इसलिए तो आंदोलन होते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, अहिंसात्मक अभियान रणनीतियों और उनकी गतिशीलताओं से संबंधित ज्ञान के विकास में विभिन्न नेटवर्किंग, मीडिया और विद्वानों के लेखक का योगदान रहा। ये बोले जो अहिंसात्मक आंदोलन है ना उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, जैसे कि नेटवर्किंग, मीडिया, विद्वानों, इन सब ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे हम लड़ाई झगड़े के माध्यम से कम बातचीत के माध्यम से युद्धों को या फिर कोई भी बातचीत होते देशों में वो ख़त्म करते हैं ना, कोई भी संकट होता है उसको हटाते हैं बातचीत के माध्यम से। तो इसका मतलब यही है कि जो पहले के टाइम पे गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, तो आज के टाइम पे क्या होता है वही अहिंसात्मक के ऊपर ही हम चल रहे हैं उसी चीज़ों पर। क्योंकि पहले क्या होता था आपको पता ही होगा कैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध हुआ, फिर शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि युद्ध होते थे बहुत, पर आज के टाइम पे आप देखिए कि युद्ध ना के बराबर होते ही नहीं है युद्ध, तो परंतु बातचीत के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि गांधी जी का जो प्रभाव है, जो उनकी सोच थी वो पूरे विश्व के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अहिंसात्मक आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में कैसे उसका आंदोलन है। देखिए आगे क्या होता है कि आज़ादी के पश्चात भारत में विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक आंदोलन का कारण आचार्य विनोबा भावे थे। ये बोल रहे कि गांधी जी के पश्चात जो भी हमारे यहाँ आंदोलन हुए ना भारत में, चाहे वो सामाजिक हो आर्थिक हो, उसका जो भी वो है जो आंदोलन का कारण है वो कौन बने, विनोबा भावे थे। ठीक है, विनोबा भावे गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र भी थे और उनके व्याख्याकार भी थे जो उनके बारे में सब बताते थे। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं, उन्होंने सर्वोदय नेता के रूप में भूमि दान और ग्राम दान अभियान का संचालन किया। उन्होंने भूमि दान, ग्राम दान, इन सब का संचालन, ये सब आंदोलन किए। आगे बता रहे भूमि दान आंदोलन गांधी जी के जीवन काल से संचालित हुआ था। जो भूमि दान है, भूमि दान आंदोलन है वो गांधी जी के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि तेलंगाना क्षेत्र में जब भूमि समानता के आधार पर साम्यवादियों ने हिंसा प्रारंभ की, इसके विकल्प के रूप में सर्वोदय आंदोलन शुरू किया। देखिए तेलंगाना में एक समानता के आधार पे जो साम्यवादी लोग होते हैं उन्होंने हिंसा का रूप प्रारंभ किया। तो वहाँ क्या हुआ कि सर्वोदय आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ एक सर्वोदय आंदोलन के रूप में, जो सबका एक आंदोलन बोलते हैं, सर्वोदय सबको लेके चलते, वो आंदोलन शुरू हुआ। इसमें आज़ादी के पश्चात रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण असमानताओं को दूर करने के लिए भूमि पूर्ण वितरण कार्यक्रम चलाया। तो देखिए जो भूमि पूर्व वितरण कार्यक्रम था ये इसलिए चलाया गया क्योंकि तेलंगाना में क्या हुआ था कि समानता को लेके बहुत अहिंसक वो होने लगे थे आंदोलन, तो फिर उसी को रोकने के लिए, उसको सही करने के लिए ये चलाया गया। आगे देखिए क्या बता रहे इसमें, भूदान ग्राम दान योजना के फलस्वरूप अहिंसक आंदोलन को बढ़ावा मिला। जब ये आंदोलन चला भूदान, तो इसमें अहिंसक आंदोलन जो होता है उसको और बढ़ावा मिला। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, और बोले जो इसका पूर्ण वितरण होता है वो राज्य और केंद्र सरकार ने भी इसको अपनाया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं,
बुरे बुरे भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी अहिंसक बहुत सारे आंदोलन चले, जो अहिंसक पे आधारित थे वो बहुत सारे आंदोलन चले ताकि हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सके, ठीक है, कुछ अच्छा कर सके। आगे देखिए क्या आता है, उदाहरण के लिए बता रहे हैं 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने बुरी सत्तासीन सरकार और अल्पकाल घोषणा में विरोध संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इसी प्रकार बांधों विस्थापित लोगों के लिए वन और अन्य प्रकार की प्राकृतिक संरक्षण के अधिक अहिंसात्मक आंदोलन चलाए। तो बता रहे कि 1970 में क्या होता है, जो जयप्रकाश नारायण जी हैं उन्होंने क्या किया था कि जो बांध होते हैं और जो विस्थापित लोग होते हैं, वन है या वन्य अन्य किसी भी प्रकार के जो प्राकृतिक संरक्षण है उस पे अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। जो प्रकृति के ऊपर उन्होंने चलाया कि प्रकृति को ना नुकसान पहुंचाए, जो लोग यहाँ से वहाँ विस्थापन होते हैं बांध के टाइम पे, जब बांध टूटते हैं, जो भी है उस चीज़ों के बारे में इन्होंने चलाया आंदोलन। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा विश्वव्यापी अहिंसात्मक आंदोलन। देखिए अभी आगे क्या बता रहे कि धीरे धीरे भारत में जो अहिंसात्मक आंदोलन था वो देश के विभिन्न भागों में पहुंच गया, हर एक देश के बहुत सारे भागों में पहुंच गया। और इसका जो प्रतिरोध था वो जैसे कि अब आपको बताएंगे, जैसे कि मार्टिन लूथर थे जो किंग जूनियर के द्वारा 1950-60 के दशक में क्या हुआ था, अमेरिका नागरिक अधिकारों का आंदोलन, ठीक है, उन्होंने किया 1905 और 60 के दशक में। जो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार है उसके लिए उन्होंने भी अहिंसात्मक आंदोलन किया। उसके बाद बता रहे हैं 1950 से 60 में जो नेल्सन मंडेला हैं उनके द्वारा भी दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति के रूप में भी दिखाई देता है। तो इस इन्हों को कहने का मतलब है कि देखिए जो अहिंसात्मक आंदोलन पहले तो भारत में ही होता था, परंतु धीरे धीरे पूरे विश्व में पहुंचा, विश्व के हर कोने में जा रहा था, जिससे कि लोग अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी नागरिकों के विरोध में कोई कार्य हो रहे तो उन्हों के अधिकार को मांगने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाया गया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बुरे जो अधिनायकतावादी जो होते हैं या फिर अर्धसत्तावादी जो होते हैं उन सभी में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए भी अहिंसक आंदोलन की रणनीतियों को अपनाया गया। अब वो देश देखते जहाँ पे ये अपनाया गया, मतलब कि जहाँ पे पहले लोकतांत्रिक नहीं था पर लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, वो कौन कौन से देश थे जिन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन की रणनीति को अपनाया। जैसे कि आपके यहाँ पे बता रहे हैं बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि देख लीजिए चीन है, पूर्व जर्मनी है, चिली है, पोलैंड है, ये सब और भी हैं, अर्जेंटीना है, ये सब नाम हैं, ये फिलिपाइंस है। तो इन सब देशों में क्या हुआ था कि जो अहिंसक आंदोलन की रणनीति है उसको अपनाया गया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए बता रहे हैं इसी प्रकार से राष्ट्रीय आत्मनिर्माण के लिए क्या क्या आत्मनिर्णय के लिए जो तिब्बत कोसेवा है या फिर पूर्ण तिमूर है, वहाँ पे भी आंदोलन इसी प्रकार से चलाए गए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जिस पे आधारित, जैसे कि परमाणु विरोध और शक्ति आंदोलन भी इसी में किए गए। आगे बता रहे पर्यावरण, मानव अधिकार, आवश्यक भूमंडलीकरण संरक्षण भी गांधी जी के अहिंसात्मकवादी नीतियों का ही आधारित है। मतलब कि जो ये हमने देखे ना, ये पर्यावरण, मानव अधिकार, भूमंडलीकरण संरक्षण, ये सब जो है ये भी उनके सिद्धांत पे ही आधारित हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अहिंसात्मक आंदोलन की विशेषताएं। देखिए अब इसमें क्या बता रहे हैं, अहिंसक आंदोलन की विशेषताएं ये बता रहे हैं कि जो अहिंसक आंदोलन होता है ना उसमें किसी भी प्रकार के हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता, तो कोई भी हिंसा नहीं होती। और बोल रहे हैं इसलिए कठिन कार्य भी होता है, क्योंकि आप बिना हिंसा के आंदोलन कर रहे हो तो कठिन कार्य है। आगे बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि गति प्रदान की, इसी से ही मतलब कि अहिंसा के माध्यम से ही इसके कार्यों में गति प्रदान की जाती है। और बोल रहे हैं कि इसी से ये सक्रिय रूप कार्य करते हैं। आगे बता रहे हैं कि परंपरागत और संस्थागत तरीकों में क्या होता है कि मतदान दिया जाता है, चर्चा की जाती है, ठीक है, और समर्थन जुटाया जाता है, हाँ कि इसके पक्ष में है तो समर्थन जुटाओ। फिर बोले ये कार्य बिना किसी शारीरिक कष्ट पहुंचाए और संपत्ति को नष्ट किया जाता है, कि किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट हम किसी को नहीं पहुंचा सकते, चोट नहीं दे सकते, और ना ही जो संपत्ति है उसको नष्ट किया जा सकता। बोले हिंसा बिना दमन और अन्याय के प्रतिरोध किया जाता है, मतलब बिना हिंसा के, बिना दमन के, अन्याय के, इन सबके प्रतिरोध में किया जाता है। ये सब चीज़ें इसमें नहीं की जाती। ये होता है हिंसात्मक आंदोलन। आप सभी को पता है कि किसी भी, अब जैसे कि अन्ना हजारे जी ने जब आंदोलन किया था तो आपको पता उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल की थी। वो खाली एक स्थान पे बैठे थे, ना उन्होंने कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, ना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया ना। तो वही अहिंसात्मक आंदोलन होता है जिसमें हम किसी का बुरा नहीं करते, हम खुद ही स्वयं पे कष्ट सहते हैं। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि भूख हड़ताल करना मतलब खुद को कष्ट देना जैसा। आगे देखिए क्या बता रहे हैं,
देखिए आगे क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसके लिए कई प्रकार की गतिशीलता या सक्रिय रणनीति बनाई जाती है। देखिए जब भी अहिंसात्मक आंदोलन होता है उसके लिए रणनीति बनाई जाती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोल रहे गांधी जी, लियो, देखिए बोल रहे गांधी जी, लियो और टॉल्स्टॉय जो दोनों है ये मानते हैं अहिंसात्मक आंदोलन शांतिवादी और निष्क्रिय नहीं है, इन नीतियों में किसी भी प्रकार की कार्यरत नहीं है, परंतु ऐसे कहते हैं कि अहिंसात्मक आंदोलन का तरीका बोरे प्रतीकात्मक व्यक्तिगत कार्रवाई भी हो सकती है। बोरे इसके पीछे लोगों की नैतिकता भी होती है और वह अहिंसात्मक आंदोलन में कानून बनाने की अपेक्षा मानसिक और मूल्यों के परिवर्तन में विशेषता महत्व दिया जाता है कि जो अहिंसात्मक आंदोलन उसमें कानून के बनाने की अपेक्षा मानसिक और मूल्य के परिवर्तन में विशेष ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि उसके मानसिक और मूल्य पे उसका परिवर्तन हो, उस पर महत्व होता है। और इन आंदोलन में आग्रह और व्यक्तिगत कष्ट अधिक होते हैं, मतलब कि आग्रह होता है कि लोगों से आग्रह होता है या फिर सरकार से आग्रह होता है कि वो कर लीजिए, या फिर व्यक्तिगत कष्ट होता है कि खुद को जो कष्ट देते हैं वो होते हैं। आगे देखिए आगे बता रहे कि राज्य में कार्रवाइयों की वैधता का सामना अहिंसात्मक तरीकों से ही किया जाता है। और फिर बता रहे जो कानून लाने की अपेक्षा अधिक अच्छा है, जैसे कि आपको कोई भी कानून लाना तो अहिंसात्मक तरीके से अगर आप करते हैं आंदोलन तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर बोलते हैं हिंसा की अपेक्षा अहिंसा को अधिक समर्थन दिया जाता है ना, हिंसा को कम समर्थन दिया जाता है, दिया ही नहीं जाता है, अहिंसा को ज़्यादा दिया जाता है। फिर क्योंकि लोगों में हिंसा का विरोध करते हैं, जो लोग होते हैं हिंसा का विरोध करते हैं, परंतु अहिंसा के प्रति उनके मन में क्या होती है, सहानुभूति होती है। आगे देखिए बता रहे हैं कि जो अहिंसा होती है उसमें वफादार भी रहते हैं लोग, ठीक है, उसके प्रति वफादार होते हैं। आगे बता रहे अहिंसात्मक आंदोलन में बच्चे, बूढ़े, गरीब, महिला सभी प्रकार के लोग सहभागी हो सकते हैं, ताकि उसमें भाग ले सकते हैं और अधिक बढ़ावा भी मिल सकता है आंदोलन को, क्योंकि इसमें हर प्रकार के लोग शामिल हो सकते हैं। परंतु हिंसा वाले आंदोलन में आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो आगे देखिए अब आगे क्या बता रहे हैं, देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि अहिंसात्मक जो आंदोलन होते हैं, अहिंसक आंदोलन, उसमें राज्य की भी स्थापना हो सकती है, क्योंकि इसमें जो लोगों का समर्थन मिलता है एक तो। और आगे बता रहे हैं कि अहिंसक आंदोलन में विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र और सहयोगात्मक प्रक्रिया में वृद्धि होती है। जो भी लोकतंत्र है और विकेंद्रीकरण है इसमें वृद्धि होती है जब अहिंसात्मक आंदोलन हम करते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, इसमें प्रत्यक्ष और भौतिक हिंसा तथा संस्थागत के जो भी इन सबका विरोध किया जाता है, जो भी आप किसी भी प्रकार की हिंसा करते हैं उन सबका इसमें विरोध किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अहिंसात्मक आंदोलन के प्रकार। अब हम प्रकार पढ़ेंगे कितने प्रकार के हैं। बुरे अहिंसक आंदोलन के अनेक प्रकार हैं और बुरे सिद्धांत और रणनीति दोनों हैं, इसमें सिद्धांत और रणनीति दोनों होती हैं। बुरे कई आंदोलन में सिद्धांत के कारण अहिंसक होती है, तो कई कारणों में रणनीतियों के कारण अहिंसात्मक होती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। बुरे अहिंसक आंदोलन दो आयाम होते हैं, दो आयाम देखिए क्या है। देखिए बुरे जो अहिंसक आंदोलन होता है ना, अहिंसक होता है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, एक तो धार्मिक और एक नैतिक, इन दोनों पे आधारित होता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बुरे इसको क्या कहते हैं, सिद्धांत बंद या दार्शनिक या नीतिपरक अहिंसात्मक आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्या बता रहे हैं, दूसरे में बता रहे हैं कि अहिंसा जो राजनीतिक और रणनीतिक गणनाओं पर आधारित होती है उसे रणनीतिक, निपुण या व्यवहारिक भी कहते हैं। आगे अब देखिए क्या होता है, बुरे अहिंसात्मक आंदोलन में जो दो आयाम होते हैं वो एक साथ मिलते हैं, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, दोनों में ही क्या था, अवज्ञा अभियान चलाया गया और दोनों सत्य पर ही आगे बढ़े, दोनों सत्य पर थे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बुरे सिद्धांत युक्त अहिंसात्मक आंदोलन। तो हम इसमें पढ़ेंगे आगे। जो सिद्धांत युक्त अहिंसात्मक आंदोलन होता है इसमें क्या होता है कि बिना संघर्ष किए अपने उद्देश्यों की प्राप्त करने की चेष्टा होती है, कि बिना कोई संघर्ष किए आप उद्देश्य को प्राप्त कर सके। बुरे इसमें विभिन्न प्रकार के उपयोग अपनाए जाते हैं, उपाय। बुरे इन आंदोलन में स्वार्थ और स्वच्छतारिकता को महत्व नहीं दिया जाता, मतलब स्वार्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती इसमें। बुरे अगर आप स्वार्थ को अगर इस आंदोलन में डालेंगे तो इससे करने से क्या होगा, जो आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है, जो भी आप किसी प्रकार की मांग कर रहे हो उसमें कमी आ जाती है। आगे देखिए इसमें किसका स्थान रखा जाता है, इसमें आत्म त्याग होता है, मानव मूल्यों के सम्मान के स्थान दिया जाता है, मतलब कि मानव को सम्मान करें और आत्म त्याग करें, इस पे ज़्यादा बल दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, दूसरों को कष्ट नहीं दिया जाता, स्वयं को कष्ट दिया जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रणनीतिक अहिंसात्मक आंदोलन। बुरे इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं रणनीतिक, इसमें रणनीतिक अहिंसा को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट बता रहे बिना नैतिक और आध्यात्मिक कार्यों के अहिंसक प्रतिरोध किया जाता है। बुरे प्रेम और आत्मत्याग के नैतिक मूल्यों के बिना ही
बिना भी अहिंसात्मक आंदोलन किया जाता है। इसमें अगर ये सब ना भी करे तो भी अहिंसात्मक आंदोलन चलेगा। आगे बता रहे हैं इसमें ऐसे उपायों को प्रमाण प्राप्त करते हैं जिसमें अहिंसात्मक रणनीति चुनी जाती है जो अधिक प्रभावी और अहिंसात्मक उपाय की तुलना में सस्ती भी होती है। जिन सर्द इस प्रकार के आंदोलन के समर्थक भी थे और उन्होंने अहिंसात्मक संघर्ष को और उन्होंने इसको क्लोज विजिटर्स भी कहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अहिंसात्मक कार्यनीतियों के मुख्य घटक। देखिए इसमें बता रहे हैं कि रणनीति का संबंध मुख्य रूप से युद्ध और सेना संघर्ष से है। ठीक है, आगे बताते हैं जिस प्रकार युद्ध जीतने के लिए युक्त चालन का सहारा लिया जाता है उसी प्रकार से अहिंसात्मक आंदोलन को सफल बनाने के या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रणनीति के विचार काम में लाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे देखिए आगे बता रहे कार्यनीतियाँ और आंदोलन को कार्यान्वित करने की योजना है। इसमें आधारित विचार और लागू करने की योजना बनाई जाती है कि इसको कैसे लागू किया जाए। आगे बता रहे कि इसमें कम संसाधन में मतलब कम से सीमित संसाधनों से अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की तैयारी या फिर युक्तियाँ की जाती हैं और इसमें देखा जाता है कि कौन सा तरीका आपका लाभदायक है। आगे देखिए रणनीति जो होती है वो किसी प्रकार की कोई मिशन नहीं होती परंतु इसके द्वारा मिशन को प्राप्त किया जाता है। अपने अहिंसात्मक आंदोलन में क्या होता है कि जो सख्त विधि होती है उसके द्वारा ही अपने लक्ष्य को प्रभावी और रणनीति अपनाई जाती है। मतलब कोई एक प्रभावी रणनीति अपनाई जाती है जिससे कि अच्छा प्रभाव पड़े और जो हम मांग करें उसको पूरा किया जा सके। आगे देखिए जो जिन श्रप है उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन की जो रणनीति है उसको सिद्धांतीकरण किया उन्होंने। तो किस प्रकार से जो अहिंसात्मक जो संघर्ष होते हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के उसमें तकनीकें भी सुझाई हैं और उन्होंने जो शक्ति सिद्धांत होता है उसका भी विस्तार से व्याख्या भी की है जिससे कि क्या होता है कि अहिंसात्मक जो कार्यवाही होती है उसकी विधि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वास्तव में जो शक्ति होती है उसका संबंध जो होता है वो रणनीतियों से होता है प्रत्यक्ष रूप से। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अहिंसात्मक आंदोलन के 4 स्तरीय कार्यनीति प्रबंध। अब हम पढ़ेंगे 4 कौन कौन से हैं। जो रणनीति अहिंसात्मक आंदोलन स्वयं से संचालित नहीं होती बल्कि विस्तृत विचार विमर्श के द्वारा ही उस पे आधारित होती है और उससे चलाया जाता है। अब वो 4 प्रकार के पहले तो होते हैं रणनीति है, फिर अभियान है, फिर युक्तियाँ हैं, फिर विशेष तरीके हैं। तो अब हम इसको अब एक एक करके पढ़ेंगे। कि जो मुख्य रणनीति होती है उसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी योजना बनाई जा रही है उसको कैसे प्राप्त किया जा सके, उसकी विधि होती है किस प्रकार से प्राप्त किया जा सके। और देखिए इसमें ये भी निर्धारित किया जाता है कि जब आप संघर्ष होता है इसमें जिस प्रकार से संघर्ष किया जाता है तो उसमें कौन कौन से संसाधन हैं जो आपके अच्छे से आपका वितरण करेंगे या फिर समय निर्धारण करेंगे, जैसे कि सभी मानवीय राजनीतिक एवं आर्थिक उपलब्धि जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका इसमें यूज किया जाता है। आगे देखिए और जो अभियान है, अभियान का पढ़ रहा है इसमें। और अभियान एक योजना होती है जिसमें मुख्य रणनीति सभी व्यवस्थाओं को लागू किया जाता है। जो भी आपकी रणनीति होती है उन सबको लागू किया जाता है। और बोल रहे कि इसमें आपकी जो एक लंबी अवधि होती है उसमें जो उद्देश्यों को प्राप्त करना है उसके लिए कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इसमें जो भी आपके उद्देश्य होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। आगे देखिए बोले इसके साथ कई युक्तियाँ और तरीकों का विकास और एकीकरण भी किया जाता है। अब हम युक्तियाँ पढ़ेंगे। बोले युक्तियाँ बड़े अभियान का समर्थन करती है। जो युक्तियाँ होती है बहुत बड़े जो अभियान होते हैं उसका समर्थन करती है। ये निश्चित तथा आकांक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमित योजना है। मतलब कि आपकी जो सीमित योजना जो आपके उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए एक सीमित योजना होती है। बोले कि ये अहिंसात्मक रणनीति के निर्माण खंड है। बोले जो युक्तियों को क्रम से सजाया जाता है, क्रम से सजाना होता है। और बोले इसके द्वारा विरोध पर दबाव भी डाला जाता है। जो भी आपके विरोधी है उस पर दबाव डाला जाता है। चौथी देखिए क्या है, चौथा स्तर तरीके का है जो अहिंसात्मक कार्यवाहियों के और इंगित करते हैं। बुरे अहिंसात्मक कार्यवाहियों को 3 श्रेणी में बांटा गया। एक तो है हिंसात्मक विरोध और अनुयाय और असहयोग और हिंसात्मक हस्तक्षेप, ये 3 उसमें बांटा गया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए जो पीटर और क्रिस्टोफर है उन्होंने है ना 12 सिद्धांत बताए हैं जिसमें कि आपके जो आंदोलन होते हैं उसमें सफलता की आशा की जाती है। तो 12 सिद्धांत को अब हम पढ़ते हैं। पहला है इसमें फर्स्ट है और जो भी आप इसमें लक्ष्य निर्धारित करते हो तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए और सुपरिभाषित और प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। मतलब इसमें जो भी आप लक्ष्य होते हैं वो योग्य लक्ष्य होना चाहिए। सेकंड में देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए इसमें बोले प्राप्त भोजन, ऊर्जा और औषधि ये सब संसाधन उपलब्ध होने चाहिए ताकि आप में आत्मविश्वास बना रहे। थर्ड है आपका
सॉरी ये थर्ड था जो भी बताया, मैं सेकंड बताती हूँ आपको। बोले जो भी आपका नेतृत्व कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो सामान्य जन समुदाय के प्रत्येक स्तर पर संगठनात्मक शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका फोर्थ देखिए, थर्ड मैंने बता दिया था, फोर्थ है भारी सहानुभूति और समर्थन भी होना चाहिए। फिफ्थ है रणनीति, बुरे अहिंसात्मक कार्यवाहियों के लिए आंदोलन के समूह का विस्तार करना चाहिए। सिक्स्थ है, बुरे सिक्स्थ में बता रहे जो भी विरोधी की रणनीतियाँ उनका गृढ़ता से जवाब देकर आंदोलन में रणनीतिकारी और आज्ञा पालन के योग्य बनाना चाहिए। सेवेंथ है अहिंसात्मक समूह के हिंसात्मक विरोध को कम करने का प्रयास करना चाहिए, हिंसा को कम करना चाहिए अहिंसात्मक रूप से। आगे एट्थ बता रहे हैं, नेक्स्ट बता रहे हैं जो रणनीति अहिंसात्मक आंदोलन के जो समूह होते हैं उसको विरोधी के समर्थकों को विरोधी शत्रु बनाने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखिए क्या बोले कि अगर आपको विश्वसनीयता तथा महत्व और शक्ति प्राप्त करने के लिए अहिंसा समर्थकों के अनुशासन में रहना चाहिए, आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा में ही रहना चाहिए। अब देखिए बता रहे नीति, जो आपकी रणनीति योजना है उसमें 5 स्तर होते हैं। एक होते हैं नीति, परिचालन, रणनीति, युक्ति और संचार तंत्र पर विचार करना चाहिए। आपका 11वां पॉइंट है बोरे जो अहिंसात्मक रणनीतियों के समर्थक के अनुसार, बोरे के जो भी आपके समर्थक हैं उनके अनुसार बोल रहे हैं कि जो आपके रक्षात्मक और योजना का समन्वय करना चाहिए। बोले जो अहिंसक कार्यवाहियों व वैकल्पिक लक्ष्यों के अनुसार ही होनी चाहिए। इस प्रकार 4 स्तरीय कार्यवाही प्रबंध को सुचारू रूप से उपयोग करना चाहिए, जो भी आपके पास प्रबंध है उसको सही से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखिए, खत्म होता आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए अब ये बता रहे हैं कि आपको अहिंसक आंदोलन में सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं, जो भी आपको ये 12 सिद्धांत है ये आपको सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं। और बोले कि इसमें अहिंसक मतलब कि हिंसा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए ना। और आगे बता रहे हैं सक्रियतावादियों की भर्ती और प्रशिक्षण जरूरी है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। इसकी जो पार्ट सेकंड है वो मैं और बनाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी, आपको कुछ समझ आया, कुछ नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो इसका पार्ट सेकंड होगा या पार्ट फर्स्ट है इसका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।